सार्थक अंकों से संबंधित अंकी संक्रियाओं के नियम। जी हाँ, अब हम क्लास 11 का मात्रक एवं मापन अध्याय का ये जो अगला पार्ट है, ये सार्थक अंकों से संबंधित अंकी संक्रियाओं के नियम को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी परिकलन का परिणाम जिसमें राशियों के सन्निकट मापे गए मान सम्मिलित हैं, अर्थात वे मान जिनसे सार्थक अंकों की संख्या सीमित है, व्यक्त करते समय मूल रूप से मापे गए मानों की अ, जो भी मान है, मानों की अनिश्चितता भी प्रतिबिंबित होनी चाहिए। यह परिणाम उन मापित मानों से अधिक यथार्थ नहीं होता या नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्रतिबिंबित अनिश्चितता भी प्रतिबिंबित होनी चाहिए। यह परिणाम उन मापित मानों से अधिक यथार्थ नहीं हो सकता जिन पर यह आधारित है। अतः व्यापक रूप से किसी भी परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उन मूल आंकड़ों से अधिक नहीं हो सकती जिनसे इसे प्राप्त किया गया है इस प्रकार किसी यदि किसी पिंड का मापित द्रव्यमान मान लीजिए 4.237 ग्राम है, अर्थात इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 4 सार्थक अंक हैं। और इसका मापित आयतन 2.51 सेंटीमीटर घन है। तो मात्र मात्र अंकी विभाजन द्वारा इसका घनत्व दशमलव के 11 स्थानों तक अगर हम निकालें तो 1.48080876 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आता है। स्पष्टतः घनत्व के इस परिकलित मान को इतनी परिशुद्धता के साथ लिखना पूर्णतः हास्यास्पद है तथा असंगत होगा, क्योंकि जिन मापों पर यह मान आधारित है उनकी परिशुद्धता काफी कम है। सार्थक अंकों के साथ अंकी संक्रियाओं के निम्नलिखित नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी परिकलन का अंतिम परिणाम उतनी ही परिशुद्धता के साथ दर्शाया जाता है जो निवेशित मापित मानों के परिशुद्धता के संगत हो। पहला हम ले लेते हैं, जैसे संख्याओं का गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। ये बात बड़ा ध्यान रखना है कि संख्याओं को या तो गुणा करिए या भाग करिए। संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। जैसे ऊपर्युक्त उदाहरण में, जैसे घनत्व को 3 सार्थक अंकों तक ही लिखा जाना चाहिए। जो घनत्व है उसको हम 3 सार्थक अंक यानी कि दशमलव के 2 स्थान तक, और उसमें जितने 3 सार्थक अंक है बस उतना तक होना चाहिए। अ, इसी प्रकार यदि दी गई प्रकाश की चाल 3.0000 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी इसमें 3 सार्थक अंक, और एक वर्ष यानी कि 1 ईयर इक्वल टू हो जाएगा 365 यानी 365.25 दिन में 3.1557 गुणे 10 पे घाते 7 सेकेंड में 5 सार्थक अंक हो तो एक प्रकाश वर्ष। तो अब हम लोग निकालें, अगर एक प्रकाश वर्ष में, ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष में 9.47 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर यानी 3 सार्थक अंक होंगे। कितने होंगे? 3 सार्थक अंक होंगे। तो अब दूसरा रूल हमारा है, दो संख्याओं के संकलन अथवा व्याकलन से प्राप्त अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने की संकलित या व्यकलित की जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद
कम से कम है। उदाहरण के लिए संख्याओं, जैसे उदाहरणार्थ संख्याओं में 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम, 0.301 ग्राम का योग, अगर इनका हम योग निकालें तो हमारा योग क्या होगा? 663.821 ग्राम है। दी गई संख्याओं में सबसे कम परिशुद्ध 227.2 ग्राम माप दशमलव के एक स्थान तक ही अर्थात है। इसलिए अंतिम परिणामों को 663.8 ग्राम तक पूर्णांकित कर दिया जाना चाहिए। यानी अंतिम जब हमारा रिजल्ट आना है तो दशमलव की इतना ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम जैसे 663.821, इसके बजाय हम सीधे लिख देंगे 663.8। दैट्स इट, बस इतना हमें लिखना चाहिए। इसी प्रकार लंबाइयों में अंतर को निम्न प्रकार से व्यक्त, जैसे 0.307 मीटर है और ऋण 0.304 मीटर को घटाया गया, तो अब हमें आंसर आ गया 0.003 मीटर। तो अब इसमें यहाँ गुणा का चिन्ह हट गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमें नियम एक जो गुणा और भाग के लिए लागू, ठीक है, ध्यान दीजिए, हमें नियम एक जो गुणा और भाग के लिए लागू होता है उसे संकलन योग के उदाहरण के प्रयोग करके परिणाम को 664 ग्राम नहीं लिखना चाहिए। व्याकलन के उदाहरण में 3.00 गुणे 10⁻³ मीटर नहीं लिखना चाहिए। ये माप परिशुद्धता को उचित रूप से व्यक्त नहीं करते हैं। संकलन और व्याकलन के लिए यह नियम दशमलव स्थान के पदों में है। किसमें है? दशमलव स्थान के पदों में है। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन क्या होता है? जिन संख्याओं में, ठीक है, जिन संख्याओं में एक से अधिक अनिश्चित अंक होने के, जिन संख्याओं में एक से अधिक अनिश्चित अंक होते हैं उनके अभिकलन के परिणाम का पूर्णांकन किया जाना चाहिए। ये बात बहुत ही ध्यान देने वाली है कि जिन संख्याओं में एक से अधिक अनिश्चित अंक होते हैं, निश्चित अंक नहीं, अनिश्चित अंक होते हैं, उनके अभिकलन के, यानी कैलकुलेशन के परिणाम का पूर्णांकन किया जाना चाहिए। परिणाम का पूर्णांकन किया जाना चाहिए। अधिकांश प्रकरणों में संख्याओं को उचित सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करने के नियम स्पष्ट ही हैं। संख्या 2.746 को 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करने पे 2.75 प्राप्त होता है, जबकि 2.473 के पूर्णांक में 2.74 मिलता है। परिपाटी के अनुसार नियम यह है कि यदि उपेक्षणीय अंक पूर्वोत्तर संख्या में अधोरेखांकित अंक 5 से अधिक है, ठीक है, यानी कि अधोरेखांकित अंक 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में, यानी पहले आने वाले अंक में एक की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसमें एक बढ़ा दिया जाता है। और यदि यह उपेक्षणीय अंक 5 से कम होता है और अगर उसमें जो अंक है वो 5 से कम होता है तो पूर्ववर्ती अंक में कोई परिवर्तन नहीं, यानी अपरिवर्तित रखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ये देखिए 2.745 है, यहाँ 5 आ गया, तो 5 आ गया तो इसके पहले ये जो 4 है इसमें हम एक बढ़ा देंगे, तो आंसर अब हम लोग इसका लिख सकते हैं 2.75। लेकिन अगर यही ऐसे आ जाए 2.744, अब यहाँ पे 4 है
तब हम लोग इसको, ये जो अगला वाला 4 है इसको नहीं बढ़ाएंगे, तब इसको एज इट यानी ऐसे ही लिख देंगे 2.74, बस ऐसा लिख देंगे। तो यह परिपाटी यह है कि यदि पूर्ववर्ती अंक सम है तो उपेक्षणीय अंक को छोड़ दिया जाता है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। और यदि विषम है तो पूर्ववर्ती अंक में एक की वृद्धि कर देते हैं। जैसे 2.745 तीन सार्थक अंकों तक पूर्णांकन करने पे जो 2.74 हो जाती है, दूसरी ओर 2.735 तीन सार्थक अंकों का पूर्णांकन करने के पश्चात 2.47 जो 2.74 हो जाता है। अब ये जो 5 है इसमें क्या कर दिया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है। लेकिन एक चीज अब और भी ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि तीन सार्थक अंक पूर्णांक करने पर, अब यहाँ पे देखिए सम विषम पे ध्यान देना है। यदि पूर्ववर्ती अंक सम है तो उपेक्षणीय अंक को छोड़ दिया जाता है, यानी यहाँ पे अब चार जो 7 4 है, 4 हमारा सम संख्या है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। और यदि विषम संख्या है तो पूर्ववर्ती अंक में एक वृद्धि कर दी जाती है या एक वृद्धि कर देते हैं। जैसे 2.735 है तो इसमें क्या कर दिया जाएगा, एक वृद्धि कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूर्ववर्ती अंक विषम है। किसी भी उलझन वाले, ठीक है, किसी भी उलझन वाले अथवा बहुपदी जटिल परिकलन में मध्यवर्ती पदों में सार्थक अंकों से एक अंक अधिक रहने देना चाहिए। एक अंक क्या रहने देना चाहिए, अधिक रहने देना चाहिए, जिसे परिकलन के अंत में उचित सार्थक अंकों तक परिपूर्णांकित कर देना चाहिए। इसी प्रकार एक संख्या जो कई सार्थक अंकों तक ज्ञात है, ऐसे निर्वात में प्रकाश का वेग जिसके लिए प्रायः 2.99792458 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर पर सेकेंड को सन्निकट मान लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब ये जो हमारा है 2.99, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर पर सेकेंड में पूर्णांकित परिकलनों में उपयोग करते हैं। अतः ठीक है, अतः अब जो है यानी कि अंत अंत में ध्यान रखिए कि सूत्र में उपयोग होने वाली यथार्थ संख्या जैसे टी बराबर हमारा क्या है, 2 पाई एल अपॉन अंडर रूट जी में 2 पाई में सार्थक अंकों की संख्या अत्यधिक है। ठीक है, अत्यंत है। क यानी कि पाई बराबर हमारा हो जाएगा 3.141592 डैश 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 का मान बहुत अधिक सार्थक अंकों तक ज्ञात है, लेकिन आम मापित राशियों में परिशुद्ध के आधार पर पाई का मान हम लोग 3.142 या 3.14 भी लेने तक या लेना तर्क सम्मत समझते हैं। यानी कि 2 स्थान तक ले लीजिए, बस वही तर्क सम्मत हो गया। अब उदाहरण में हम लोग देखेंगे, उदाहरण 1.1, किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप 7.203 मीटर है। उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तब हल इसका क्या है, मापी गई लंबाई में सार्थक अंकों की संख्या 4 है, इसलिए परिकलित क्षेत्रफल एवं आयतन में मानों को भी 4 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 गुणे हमारा क्या होगा, भुजा का वर्ग, तो 6 गुणे 7.203 का स्क्वायर करेंगे। तो अब इसका स्क्वायर करने पे आपको और मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 311.299 मीटर स्क्वायर। तो 311.3 मीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। घन का आयतन हमारा क्या होगा, घन का आयतन 7.203 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो 373.714
3.4754 मीटर क्यूब या 373.7 मीटर क्यूब हम लोग लिख सकते हैं। तो उदाहरण 1.2 देखते हैं। किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी घन है। तो सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका घनत्व व्यक्त कीजिए। अब इसका घनत्व क्या आएगा? द्रव्यमान में 3 सार्थक अंक हैं, जबकि आयतन में मापित मान में केवल 2 सार्थक अंक हैं। अतः घनत्व को केवल 2 सार्थक अंकों तक व्यक्त किया जाना चाहिए। तो घनत्व हमारा क्या हो गया? 5.74 बटा 1.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, फिर 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो अंकगणितीय परिकलनों के परिणामों में अनिश्चितता निर्धारित करने के नियम। अब क्या नियम है? यानी कि अंकगणितीय परिकलनों के परिणामों में अनिश्चितता, जो भी अनिश्चितता निर्धारित करने के नियम है, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या है? अंकीय संक्रियाओं में संख्याओं का या मापित राशियों में अनिश्चितता या त्रुटि निर्धारित करने संबंधी नियमों को निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। तो पहला है, यदि किसी पतली आयताकार शीट की लंबाई और चौड़ाई किसी मीटर पैमाने से मापने पर क्रमशः 16.2 सेंटीमीटर, 10.1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ प्रत्येक माप में 3 सार्थक अंक हैं। ठीक है, सभी में 3 सार्थक अंक है। अब इसका अर्थ है कि लंबाई को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 16.2 धन ऋण 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 16.2 सेंटीमीटर प्लस या माइनस 0.6%। अब इस प्रकार चौड़ाई को इस प्रकार, मतलब इसी प्रकार चौड़ाई को इस प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे बी हमारा 10.1 है, तो धन ऋण लिख के हम लोग लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। अब दोनों को हम लोग लिख सकते हैं 10.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1%। यानी इधर का जो वैल्यू है, इसको क्या कर दिया गया? परसेंट में चेंज कर दिया गया। इस त्रुटि योजन के नियम का उपयोग करने पर दो या अधिक प्रायोगिक मापों के गुणनफल की त्रुटि, ठीक है, गुणनफल की त्रुटि, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा। तो ये हो जाएगा 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर और धन ऋण 1.6%। तो 163.62 धन ऋण 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस उदाहरण के अनुसार हम अंतिम परिणाम को इस प्रकार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एल इंटू बी इक्वल टू 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आयताकार शीट के क्षेत्रफल में की गई त्रुटि अथवा अनिश्चितता को दर्शाता है। यदि किसी प्रायोगिक आंकड़े के समुच्चय में n सार्थक अंकों का उल्लेख है, तो आंकड़ों के संयोजन से प्राप्त परिणाम भी n सार्थक अंकों तक वैध होगा। यद्यपि तथापि यदि आंकड़े घटाए जाते हैं तो सार्थक अंकों की संख्या कम की जा सकती है। उदाहरण 12.9 ग्राम ऋण 7.06 ग्राम को घटाया गया, तो 3 सार्थक अंकों तक निर्दिष्ट है, परंतु 5.84 ग्राम के रूप में मूल्यांकित नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल 5.8 ग्राम लिखा जाएगा, क्योंकि संकलन या व्यकलन में अनिश्चितताएं एक विभिन्न प्रकार से संयोजित होती हैं। संकलित या व्यकलित की जाने वाली संख्याओं में दशमलव के बाद कम से कम अंकों वाली संख्या न की
कम से कम सार्थक अंकों वाली संख्या का निर्णय का वाली संख्या निर्णय का आधार होती है। तीसरा है किसी संख्या के मान में अपेक्षित त्रुटि जो निर्दिष्ट सार्थक अंकों तक दी गई है, न केवल n पर वरन दी गई संख्याओं पर भी निर्भर करती है। उदाहरणार्थ, द्रव्यमान 1.02 ग्राम के मापन में यथार्थ धन ऋण 0.01 ग्राम है, जबकि दूसरी माप 9.89 ग्राम भी यह धन ऋण 0.01 ग्राम तक ही यथार्थ है। अब 1.02 में सापेक्षिक त्रुटि प्लस माइनस 0.01 बटा 0.02 गुणे 100%, सो आंसर आया प्लस माइनस 1%, यानी धन ऋण 1%। इसी प्रकार 9.89 ग्राम में अपेक्षित त्रुटि, तो धन ऋण हम लोग लगाएंगे 0.01 अपॉन 9.89 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करने पे हमें मिला प्लस माइनस 0.1%, 0.1%। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।